और चलिए सबसे पहले खबरों में बात कर लेते हैं प्रदेश के भरतपुर से आ रही खबर की। सुजानगंगा नहर में मछलियों की मौत की जानकारी मिलने पर मेयर अभिजीत कुमार ने नहर का दौरा किया और मत्स्य विभाग के अधिकारियों से मामले की जानकारी ली। शुरुआती जांच के मुताबिक नहर का पानी गंदा होने की वजह से ऑक्सीजन की कमी आ गई है, जिससे मछलियों की मौत हो रही है। मेयर ने नगर निगम के कर्मचारियों और मछुआरों की सहायता से मरी हुई मछलियों को जल्द से जल्द निकालने का भरोसा दिलाया है, जिससे नहर के आसपास रह रहे लोगों को राहत मिल सके। सामने खड़ी हुई है, इससे निजात पाने के लिए जितनी जल्दी हो सके उसकी कोशिश हम लोग कर रहे हैं। अभी ऑफिस में मत्स्य अधिकारी बुलाया गया है और मत्स्य अधिकारी ने भी यही ओपिनियन दिया है कि इसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन की कमी होने के कारण मौसम बदल रहा है और डिजॉल्व ऑक्सीजन कम है, इसलिए ये मछलियाँ मर रही हैं। तो उसके लिए जो भी जो मेडिसिन है या जैसे चूना है वो उस तरीके का इसमें सब्सटेंस डाला जाए तो कुछ ऑक्सीजन की लेवल बढ़ाई जाए। फिलहाल ये तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों के इस खबर के सामने आने के बाद मेयर आज निरीक्षण पर निकले और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी शिव कुमार वशिष्ठ से। मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। शिव कुमार, ये तस्वीरें देखने के बाद क्या कुछ कहा मेयर साहब ने? जी बिल्कुल स्वप्निल, मैं बताना चाहता हूं कि यह भरतपुर में 4 दिन से जो सुजानगंगा नहर है इसमें मछलियों का मरना जारी है और लाखों की संख्या में मछलियां यहाँ मर गई हैं। ऑक्सीजन की कमी बताई जा रही है कि नहर में अचानक ऑक्सीजन की कमी आ गई है, उस वजह से मछलियां मर रही हैं। मत्स्य विभाग के अधिकारियों से भी मेयर की और आयुक्त की भी वार्ता हुई है, उन्होंने भी बताया है कि नहर में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, क्योंकि शहर का जो गंदा पानी है वो नहर में जाता है और जो गंदा पानी जाता है उसमें तेल भी होता है। तेल की वजह से चिकनाहट आ जाती है और उससे जो पानी प्रदूषित हो रहा है और इसी तरह से वो प्रदूषण फैलता चला है और मछली मर रही हैं। हालांकि नगर निगम द्वारा मछलियों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है और करीब 4-5 टन मछलियां तो नहर से निकाल दी भी गई हैं, लेकिन अभी भी चारों तरफ मछलियां ही मछलियां दिखाई दे रही हैं। मैं आपको सब बता दूं कि करीब 2.5 किलोमीटर एरिया में ये नहर बसी हुई है और नहर में पानी है। ये सुजानगंगा नहर थी जो पहले भरतपुर के लिए वरदान साबित थी। यहाँ पर लोग नहाते थे, यहाँ का पानी भी पीते थे, लेकिन ये धीरे धीरे प्रशासनिक उपेक्षा और राजनीतिक उपेक्षा के चलते बदहाली होती चली गई और गंदगी में तब्दील हो गई, लगभग जहरीली हो चली है ये नहर। ये तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं। शिव कुमार, क्या देखिए, बड़ी बड़ी बातें करने के अलावा मेयर साहब इस नतीजे पर पहुंच पाए कि इस नहर को जहरीली करने के जिम्मेदार कौन है? क्या वो ये बताने की स्थिति में है? क्या उन्होंने ये मीडिया के साथ बोला कि आखिर ये स्थिति बनी क्यों? जी बिल्कुल बताना चाहता हूं, जब हमारी मेयर अभिजीत कुमार से बात हुई तो वो टालम टोल तो करते रहे और उन्होंने यह भी कहा कि ये मत्स्य विभाग के अंडर में आती है, नगर निगम के अंडर में नहीं आती है। यही बात आयुक्त नीलिमा तक्षक ने भी कही थी, लेकिन जब प्रशासन का दबाव पड़ा और कलेक्टर नथमल डिडेल से न्यूज 18 की बातचीत हुई और न्यूज 18 राजस्थान ने जब नथमल डिडेल को ये बताया कि नहर में मछलियां मर रही हैं तो उन्होंने संज्ञान लिया और नगर निगम को आदेश दिए कि इन मछलियों को निकलवाया जाए। नगर निगम जब न्यूज 18 राजस्थान पर खबरें भी लगातार 2-3 दिन से चल रही हैं, उन खबरों को लेकर संज्ञान लिया है और अब इन मछलियों को निकलवाया जा रहा है और लोग बदबू से परेशान है। चारों तरफ बदबू ही बदबू फैल रही है और हालात ऐसे हो रहे हैं, अगर इनको जल्दी काबू में नहीं लाया गया तो भरतपुर में महामारी भी फैल सकती है। जी सुप्लिन। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब बात करते हैं शहर शहर चोरी की वारदातों की। प्रदेश में चोरी की वारदात लगातार बढ़ रही है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली भरतपुर की, चोर ने बैंक से 6 लाख रुपए पार कर लिए, और दूसरी तस्वीर सीकर की, चोरों ने मोबाइल शोरूम को निशाना बनाया, लाखों के मोबाइल पार कर लिए। और इन खबरों को विस्तार से भी जान लें। भरतपुर में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई। पीएनबी से 6 लाख रुपए की चोरी हुई। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद भी हुई है और वो फुटेजेस, वो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक रेड सर्कल हमने बनाया है, उस पोर्शन को, इन तस्वीरों में खासकर उस पोर्शन को ध्यान से देखिए। 2 बदमाशों की इन तस्वीरों के आधार पर पहचान हुई है। कैशियर के कैबिन में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया गया।
आश्चर्य की बात है कि बैंक के अंदर कोई सुरक्षा गार्ड नहीं था। हालांकि चोरी होने के बारे में पता चलने के बाद बैंक में हड़कंप मचा। मिली कि बैंक से कुछ कैश गायब हुआ है, चोरी हुई है कैशियर केबिन से। तो हमारे कैशियर ने बताया कि 2000 के 3 पैकेट पीछे से आके कोई निकाल ले गया। ये 2 मिनट के लिए गए थे स्ट्रांग रूम में कैश लेने, उसी बीच में ये घटना घट गई। और मैं जब पीठ में तब मुझे सूचना मिली तो मैं यहाँ पर करीब 1 बजे के आसपास अभी बैंक में जाके निरीक्षण किया है कि घटना स्थल वगैरह का फुटेज वगैरह निकाले जा रहे हैं और 2 अपराधी है उनको चिन्हित किया जा रहा है और जल्दी इसका खुलासा किया। और सीकर से बड़ी खबर है, मोबाइल शोरूम में लाखों की चोरी हो गई। चोरों ने 9 लाख के मोबाइल चुराए हैं। 1 लाख रुपए कैश पर भी हाथ साफ कर दिए। वारदात के सीसीटीवी फुटेजेस हैं। वहां सीसीटीवी कैमरा लगा था जिसमें तस्वीरें भी कैद हुई हैं, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। 2 लड़कों ने मेरे को फ़ोन किया तो मैं दौड़ के आया। जब देखा तो शटर टूटा हुआ था। हमने ताले खोले, शटर ऊंचा करके देखा तो अंदर मोबाइल का जो काउंटर था उसमें से मोबाइल सारे निकाले हुए थे, डब्बे बिखरे पड़े थे। जो मेरा मेन काउंटर है उसमें से भी सामान निकाला गया, सारा सामान इधर उधर बिखेर दिया गया। फिर हमने पुलिस थाने में रिपोर्ट करवाई। पुलिस वाले आए, उन्होंने मौका मुआयना किया, उन्होंने जांच के लिए कुछ जो भी हमसे पूछा गया हमने वो बता दिया। अजमेर से बड़ी खबर, जायरीनों की जेब काटते महिला को पकड़ा गया। जायरीन ने उसे घसीटते हुए थाने पहुंचाया। घटना का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया है। दरगाह पुलिस मामले की जांच कर रही है। जो महिला ने किया वो भी गलत था और जिस तरह से इसे टैकल कर इसे घसीटते हुए ये आदमी थाने तक लाया वो तरीका भी गलत था। बहरहाल पुलिस ने इस महिला को हिरासत में ले लिया है। जयपुर में फायरिंग की वारदात से सनसनी फैल गई। महेश नगर में चोरों ने फायरिंग कर दी। एयर गन से फायर किया गया। मकान में चोरी के इरादे से ये चोर घुसे और वारदात को अंजाम देने के ही दौरान एयर गन से फायर भी किया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। इन तस्वीरों को देखिए आप। चोर भी आपको नजर आएंगे और फरार होने से पहले फायरिंग करते भी आपको नजर आएंगे। बड़ी खबर जोधपुर से, एसीबी एक्शन में है। रिश्वतखोर ब्लॉक अकाउंटेंट ट्रैप किया गया। मंडोर ब्लॉक अकाउंटेंट सज्जन लाल सैनी ट्रैप हुआ है। 5000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा गया। परिवादी सुनील सिंह की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है। एसीबी एडिशनल एसपी नरेंद्र चौधरी के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। परिवादी सुनील सिंह ने एसीबी से शिकायत की थी कि मंडोर ब्लॉक अकाउंटेंट उनसे रिश्वत मांग रहा है। मामले का सत्यापन करवाने के बाद एसीबी ने इस ट्रैप की कार्रवाई को प्लान किया और आज उस प्लान को अमली जामा पहनाया गया। 5000 की रिश्वत लेते सज्जन लाल सैनी को रंगे हाथों धर दबोचा गया। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी चंद्रशेखर से। क्या जानकारी है चंद्रशेखर? देखिए, सबसे बात करें तो ये सज्जन लाल सैनी जो कि संविदा पर कार्यरत एक ब्लॉक अकाउंटेंट है, इसने जो है 5000 की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों ये आज दबोचा गया है। सबसे बड़ी बात, जो परिवादी है उसने जो राज्य सरकार की ओर से जारी हेल्पलाइन है नंबर 1064 उस पर शिकायत की थी और बताया था कि उसकी एक गाड़ी है जो टैक्सी कार थी जो BCMHO कार्यालय बनारस में लगी हुई थी, जिसके 24,000 प्रति माह के हिसाब से 3 महीने का उसका भुगतान बताया था, जिसको जारी करने के एवज में इस रिश्वतखोर ने उससे जो है रिश्वत की मांग की थी। और जिसके बाद आज अगर बात करें तो नरेंद्र चौधरी जो कि एडिशनल एसपी एसीबी है, उनके नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई और आज इसको जो है रिश्वत राशि के साथ रंगे हाथों दबोचा गया है। जी सौम्य, क्या ये एसीबी क्या मान रही है? एसीबी की कार्रवाई में क्या दिख रहा है कि जो भ्रष्टाचार की कड़ियां हैं वो इसी शख्स तक आकर रुकती हैं या आगे भी बढ़ती हैं, इसके ऊपर तक पैसे जाते हैं? देखिए स्वप्निल, ये जांच का विषय है। फिलहाल जो है ये जो प्रथम दस्ता है ये आरोपी पकड़ा गया है। इसने जो है रिश्वत लेने के लिए जेल रोड के पास एक सुनसान इलाके में जो है परिवादी को बुलाया था, उसके बाद उसे रिश्वत ली थी, जिसके बाद इसको गिरफ्तार किया गया। अब इसी भी इस मामले की जांच में जुटी है कि इसके साथ कितने लोग हैं और कितनी लोगों से इसने आज तक जो है रिश्वत राशि वसूल की गई। इसको लेकर भी जांच अब जारी है, आगे जो है कार्रवाई जारी है। जी स्वप्निल, चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
वहीं जयपुर में एसीबी की ओर से एनएचएआई के अधिकारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े जाने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। गिरफ्तार तकनीकी सहायक सीताराम वर्मा के घर की तलाशी में लाखों रुपए मिले। गिनने के लिए नोट गिनने की मशीन मंगानी पड़ी। एसीबी से मिली जानकारी के मुताबिक सीताराम वर्मा के आवास से कुल 47,77,250 रुपए कैश मिले, जिसे एसीबी ने सीज कर लिया है। बताया जा रहा है कि अलमारी में छिपे हुए लॉकर में रुपयों को रखा गया था। इसके अलावा सीताराम वर्मा के पास से 4 मंजिला मकान, 3 चौपहिया वाहन, कई प्लॉटों के दस्तावेज भी मिले। एसीबी अब सीताराम वर्मा के बैंक खातों को भी खंगालेगी। एसीबी के एडीजी ने कहा कि आरोपी के खिलाफ अब आय से अधिक संपत्ति मामले की भी जांच होगी। जयपुर एसीबी एसपी हरिंद्र महावर द्वारा कल चारों अधिकारियों की जयपुर के घरों पर तलाशी ली गई थी। उसमें काफ़ी संपत्ति का खुलासा हुआ है। जो सीताराम वर्मा टेक्निकल ऑफिसर है, उनके घर में 48 लाख कैश की रिकवरी हुई है। इसके अलावा इनके 4 मंजिला मकान और 3 4 व्हीलर व्हीकल्स, काफ़ी ज्वेलरी और काफ़ी प्लॉटों के कागजात मिले हैं। इसके अलावा इनके एक लॉकर मिला है। लॉकर की सर्च आज की जाएगी। इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के केस के बारे में भी तफ्तीश की जाएगी, जांच की। अगर आप सड़क पर पैदल चलते हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि अब हम आपको ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं जिसे देखने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे। पहले ये 4 तस्वीरें आपने देखी। एक भीषण टक्कर। राजधानी जयपुर में एक भीषण हादसा सामने आया है, जिसमें एक शख्स की मौके पर ही मौत हो चुकी है। ऑडी का अटैक। एक तेज रफ्तार ऑडी कार ने टक्कर मार दी और टक्कर इतनी भयानक थी कि जो राहगीर था उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी है। हवा में उड़ा शख्स। जो शख्स है वो करीब 100 से 150 मीटर दूर जाकर गिरा है और उसकी वहीं पर ही मौके पर मौत हो चुकी है। मकान की छत पर मौत। जो शख्स करीब 20 मीटर दूरी पर जाकर टकरा था, वो जो है वो करीब 100 मीटर दूर, जो आप सामने तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, एक टीन शेड है। पहले वो टीन शेड पर टकराया और उसके बाद एक मकान पर जाकर गिर गया और वहीं पर ही उसकी मौत हो चुकी है। काल बनी सफेद कार। जयपुर में एलिवेटेड रोड पर खड़ी इस ऑडी कार की बिगड़ी हालत को देखकर अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसमें बैठे लोगों का हाल बुरा हुआ होगा, तो हम बता दें कि आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इस सफेद कार ने जो कहर बरपाया है उसकी असली तस्वीर तो यहाँ से करीब 50 फीट दूर एक मकान की छत पर है, जहाँ की तस्वीर देखकर आपकी रूह कांप जाएगी, सांसें अटक जाएंगी। इस मकान की छत पर जिस शख्स की बॉडी पड़ी है उसका एक पैर कटकर अलग हो चुका है, जबकि सिर में लगी चोट की वजह से उसकी जान जा चुकी है। फ्लाईओवर पर पैदल चलने के दौरान ऑडी ने इस शख्स पर ऐसा अटैक किया कि वो 30 फुट तक हवा में उछल गया और फ्लाईओवर से 100 फीट दूर जाकर सीधे इस मकान की छत पर आ गिरा और गिरते ही उसकी मौत हो गई। राजधानी जयपुर में एक भीषण हादसा सामने आया है, जिसमें एक शख्स की मौके पर ही मौत हो चुकी है। मामला सोडाला के एलिवेटेड रोड का है, जहां पर एक पैदल चलने वाले शख्स को एक तेज रफ्तार ऑडी कार ने टक्कर मार दी और टक्कर इतनी भयानक थी कि जो राहगीर था उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी है। कार और एलिवेटेड रोड के किनारे मकान पर पड़ी इस डेड बॉडी के बाद अब जरा इस लड़की को देखिए। थाने में यूं आराम से बैठी है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आपको बता दें कि ये वही लड़की है जो ऑडी कार चला रही थी और इसी लड़की ने 100 किलोमीटर से भी ज्यादा रफ्तार से कार चलाकर उस शख्स को टक्कर मारी थी जो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल होने घर से निकला था।
जो पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शख्स जो है वो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए आया था, अपने एग्जाम सेंटर पहुंच रहा था, लेकिन इस दौरान उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी है। कहर बरपाने के बाद भी लड़की कार को रोक नहीं पाई और वो डिवाइडर से जा टकराई। टकराते ही कार का सेफ्टी बैग खुल गया और इसे चला रही लड़की और उसकी साथी दोनों बाल बाल बच गईं। कार चला रही लड़की की पहचान भी हो गई है और पुलिस ने इस मामले में कार जब्त कर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। कार चालक बिल्कुल पुलिस ने है जो आफ्टर एक्सीडेंट उनको अभिरक्षा में ले लिया है, पूछताछ कर रहे हैं। वाहन को पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में ले लिया है। कौन शख्स है बताया जा रहा है? कोई बड़े व्यक्ति की गाड़ी है और ये भी बताया जा रहा है कोई महिलाएं चला रही थी। देखिए, मैं बड़े व्यक्ति के संबंध में तो नहीं कह सकता। जो चला रहा है वो आरोपी है और पीड़ित के साथ हमारी हमदर्दी है। जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी, चाहे बड़ा व्यक्ति हो या छोटा व्यक्ति। लेकिन बड़ा सवाल यही है, आखिर कब लगेगी कातिल रफ्तार पर लगाम? ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। भरतपुर से बड़ी खबर है, गुर्जर आरक्षण आंदोलन पर बड़ा अपडेट। आंदोलन पर जिला प्रशासन एक्शन में है। कलेक्टर नथमल डिडेल बयाना पहुंचे हैं, कानून व्यवस्था के हालात की जानकारी ली है। सरकार ने तमाम मांगे मान ली हैं, ये उन्होंने कहा। गुर्जर आंदोलन को लेकर सरकार किस तरह कदम उठा रही है, ये बात करते हैं भरतपुर के जिला कलेक्टर नथमल डिडेल से। डिडेल साहब, किस तरह कोशिश है ताकि जो आंदोलनकारी हैं वो ट्रैक को छोड़ करके वापस अपने घर चले जाएं और आम जन को जो परेशानी हो रही है वो ना हो? किस तरह कदम आप लोगों की ओर से भी उठाए गए हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की शुरुआत से ही सोच रही है कि इस प्रकार के जो मुद्दे हैं उनको वार्ता के माध्यम से सुलझाया जाए। और 2007 के बाद से अगर हम परिवर्तन देखेंगे तो सरकार ने बहुत ज़्यादा गुर्जर समाज एवं एमबीसी की जो 5 जातियां हैं उनको दिया है और 5% आरक्षण के कारण आज इस समाज के हजारों युवा सरकारी नौकरियों में आ रहे हैं। और देवनारायण योजना की भी जो बात है, तो परसों भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान में 4 आवासीय छात्रावास के लिए 110 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं। उनमें से एक भरतपुर का पिपरा का भी है जिसके 28 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए हैं। पीडब्ल्यूडी के भी एडिशनल चीफ आज ही मौका नक्शा बना करके इसकी निविदा प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। और समाज के और मोजीज लोगों ने अभी 31 तारीख को जो राज्य सरकार के साथ समझौता किया है उसमें भी जो कानूनन सभी बातें मानी जा सकती है, नियमानुसार मानी जा सकती है। माननीय अशोक चांदना जी और रघु शर्मा जी की जो कमेटी बनी हुई है उन्होंने लगभग सभी बातों को मान लिया। और एक और बड़ा अपडेट आंदोलन से जुड़ा हुआ, कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला को मनाने के लिए पंच पटेल जाएंगे और उनसे अपील करेंगे कि आंदोलन को खत्म करें। गुर्जर नेता दीवान शेरगढ़ ने यह बयान दिया है कि सरकार ने सभी मांगे मान ली हैं और ऐसे में अब पंच पटेल जाएंगे कर्नल किरोड़ी बैसला से बात करने, उनसे अपील करने, रिक्वेस्ट करने कि आंदोलन को खत्म करवाएं। हमारे जो 80 गांव के पंच पटेल हैं और कुछ ताली से भी आज भी कर्नल साहब से बात कर रहे हैं और निवेदन बार बार यही निवेदन किया जा रहा है कि जब हमारी सरकार ने सारी बातें मान ली गई हैं सरकार के द्वारा और कोई बात बची हुई है तो सरकार भी बार बार में ये कह रही है कि आप आए कर्नल साहब और बातचीत करें। और ये तो आंदोलन तो बातचीतों का ही, भाई जब तक बातचीत नहीं होगी सरकार से तब तक कैसे संभव होगा? क्या आपको लग रहा है पूरी मांगे मान ली गई हैं? कर्नल साहब को अब आंदोलन खत्म करने का तत्काल ऐलान कर देना चाहिए, ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल, ये तो लग ही रहा है, सारी बात तो मान ली गई है। फिर भी हम तो ये कहते हैं कर्नल बैसला से कि कर्नल साहब आप समाज के लीडर हो, जो भी हमने किया वो आपसे पूछ करके किया है। 80 गांव के पंच पटेल भी गए। बात करें जयपुर की, जहां 6 नगर निगमों में एक भी मुस्लिम को मेयर उम्मीदवार नहीं बनाने का विरोध हुआ। कांग्रेस के मुस्लिम नेता कार्यकर्ता धरने पर बैठे। मुस्लिम प्रोग्रेसिव फोरम ने पीसीसी के बाहर धरना दिया। मुस्लिम प्रोग्रेसिव फोरम के अध्यक्ष मोहम्मद शरीफ की अगुवाई में धरना दिया गया। मोहम्मद शरीफ ने कहा कि मुस्लिम समाज 98% वोट कांग्रेस को देता है, इसके बावजूद मुस्लिम समुदाय को पहले प्रतिनिधित्व नहीं दिया। अब 6 निगमों में से एक भी मुस्लिम मेयर उम्मीदवार नहीं बनाया। यह मुस्लिम समुदाय के साथ घोर अन्याय है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। राजधानी जयपुर के दोनों नगर निगमों में अल्पसंख्यक समुदाय का उम्मीदवार नहीं उतारे जाने से कांग्रेस के प्रति नाराजगी देखने को मिल रही है। मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं
और उनके नेता हैं वो मुस्लिम समाज से मेयर उम्मीदवार नहीं बनाए जाने से कांग्रेस से नाराज है और वो प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के बाहर आकर अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के बाहर आकर अल्पसंख्यक समुदाय के जो कांग्रेस के नेता हैं उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आज नाराजगी का कारण ये है कि 6 नगर निगमों के चुनाव हुए, उनमें अल्पसंख्यक समुदाय ने बहुत एकजुट होकर 95 पार्षद, बहुत अधिक संख्या में कुल मिलाकर 95 पार्षद दिए। और जयपुर जैसे शहर, कोटा जैसे शहर, जोधपुर जैसे शहर जहाँ पर जो पार्षद मुस्लिम समुदाय ने दिए, उसके बावजूद एक भी मेयर मुस्लिम समुदाय को नहीं दिया गया है। इसकी समाज में बहुत ज़्यादा कड़ी आलोचना और बहुत गहरा रोष है, जिसका रूप यहाँ देखने को मिल रहा है और हम अनिश्चितकालीन धरने पर हैं। कांग्रेस ने आज जो माइनॉरिटी को नजरअंदाज किया हुआ है, उनकी